दोस्तों अगर ध्यान से आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो एक बात आप लोगों ने फील की होगी कि एक इंसान के हाथ में अगर आप लोग तीर कमान दे देंगे या बंदूक दे देंगे और बोलेंगे निशाना लगाओ, भाई साहब एक पूरा धनुर्धर इंसान भी है ना, वो सही से निशाना नहीं लगा पाएगा। पर सबसे प्यारी चीज यहाँ पर पता है क्या है? सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर वो है कि एक तरीके से इतनी लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है कि अपनी आपको प्रैक्टिस में डुबा देना, कि हाथों से उस पर्टिकुलर जो सिस्टम पर खड़े होना और फिर सर से ऊपर आगे देखना और फिर सही जगह निशाना लगाना, ये सोच कर भी अगर ढंग से देखोगे ना तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल टास्क है, पर लेकिन अभी ये वीडियो में आप लोगों ने देखा पॉसिबल होता हुआ। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने का काम करती है हमारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इतनी ताकतवर चीज़ है ना यार, जहां पर भी लगा दोगे भाई साहब आग लगा देगी। आप लोग अगर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ ना, और एग्जाम से पहले आप लोग दबाकर दुनिया भर के क्वेश्चन सोल्व करके जाओ, एग्जाम में बैठकर आप लोग को हलवा लगने लगेगा वो। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हर एक पर्टिकुलर पेपर से आप लोग शानदार तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर जाओ, सारे PYQs कर जाओ, तो एग्जाम आप लोगों को ये लगने लगे यार ये भी कुछ है क्या, वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को कोई भी टफ से टफ चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए आसान बना देती है। और फिर से ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जितनी टेंशन है ना आप लोगों की, कोई नहीं देखने वाला है। कोई नोटिस नहीं करेगा कि आप लोग रो रहे हो, कोई नोटिस नहीं करेगा कि यार आप लोग दुखी हो, 3-4 दिन से आप लोग हंसे नहीं हो। पर लेकिन ये हर एक इंसान नोटिस करेगा कि आप लोगों ने गलती कहां पर की है। आप लोग एक गलती करो और लोग जो है कैंची लेकर बैठे मिलेंगे आप लोग इस गलती को काटकर सबको दिखाने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जिंदगी में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। प्रॉब्लम है, दिक्कत है, किसी को बताओ मत, लग कर सोल्यूशन निकालो उनका और फिर चीजों को आगे लेकर चलो। क्योंकि दुनिया के सामने जितनी प्रॉब्लम अपनी बताओगे ना, 2 मिनट के लिए आप लोगों को सहानुभूति देंगे, उसके बाद में हंसते हुए नजर आएंगे कि रो रहा था परसों मेरे सामने, ठीक है। और सेम सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, लड़का हो चाहे लड़की, किसी के साथ में शेयर करते हो ना आप लोग तो अपना मन हल्का करने के लिए, पर इन रियलिटी में सामने वाला दूसरे के सामने जाकर उसकी मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा आप लोगों को, और कभी आप लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। तो कभी किसी के सामने रो मत, अपनी कमजोरी मत बताओ, अब उसको बस अपना रिजल्ट दिखाओ, अपनी कमजोरियों पर अपने आप में अकेले में बैठकर काम करना सीखो, ठीक है। तो जय हिंद, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, बस जय हिंद लिखिएगा। इससे आप लोगों का टाइम जो है वो एक तरीके से ना, कि कौन से टाइम पर आकर वीडियो देख रहे हैं, वो टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों आज का दिन बड़ा ही शानदार रहने वाला है, और ये आप लोग खुद बनाने वाले हो अपने आप से, क्योंकि आप लोगों का दिन है तो आप लोगों को ही बनाना है। आप लोगों ने किस किस ने आज का टाइम टेबल बना लिया है बताइए, और कितने घंटे कल पढ़ाई की थी और आज कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो, क्या पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने है? आप लोगों ने जिस टाइम डिसाइड किया था मॉर्निंग में, क्या उसी टाइम आप लोग उठे हो? ये किसी और को नहीं चेक करना है, आप लोगों को खुद ने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? ये ऐसे नहीं कि मैं पूछूंगा तो बताओगे, मम्मी पापा बोलेंगे तो आप लोग काम करोगे। आप लोगों की लाइफ है यार, आप लोगों को करनी है। उन्होंने आप लोगों को पैदा कर दिया, आप लोगों को सारी फैसिलिटी दे दी, वो बहुत बड़ी बात है। टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन आपकी जिंदगी आप लोगों को लेकर चलनी है। टीचर तो भाई साहब लाखों लोगों को पढ़ाते हैं, लाखों का सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाता है। तो टीचर सिलेक्शन नहीं कराता है, सिलेक्शन जो है वो स्टूडेंट लेता है। ये बात गांठ बांध लेना, क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ाता है, फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? टीचर अगर इतना ही महान टीचर है तो सबका सिलेक्शन करा दे तो, पर लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? कुछ ही का होता है, क्योंकि टीचर ओनली गाइडेंस देता है। अब उसको फॉलो कौन कर रहा है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए घर में आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप एक ही होते हैं, पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही शानदार निकल जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल निकम्मे निकल जाते हैं। तो माँ बाप का मतलब, माँ बाप ने क्या सोचा था कि यार कुछ को निकम्मा बना लो, कुछ को जो है बेसिकली एक तरीके से ऑफिसर्स बना दो? नहीं, वो माँ बाप ने तो एक तरीके से गाइड किया, पर सामने वाले ने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं। और फिर जिंदगी को सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं जब सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है, और फिर वहां से कभी भी वो है पैटर्न में नहीं आ पाती है, ठीक है। एक नॉर्मल सी लड़की आप लोगों को सामने दिख रही होगी कि हाँ पीछे एक हरियाली सी है, नॉर्मल सी एक तरीके से, हाँ ठीक है कोई एक नॉर्मल सी लड़की खड़ी है। और लेकिन जैसे ही आप लोग इसको पेज को टर्न करोगे और आप लोगों को ये पिक्चर नजर आएगी, तो ये नॉर्मल सी लड़की आप लोगों को एक चैंपियन नजर आएगी। तो आप लोग जिंदगी में किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये आप लोगों की मेहनत दिखाती है। तो नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूँ आप में से कौन जो है इनका नाम बता पाता है। अभी इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई गई वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों को नाम बताना है, पहचान पाओगे, मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम पहचान तो जरूर पाओगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, तो देखता हूँ, देखिए कौन कौन बता पाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात, कई सारे बच्चे एक्चुअली इसके बारे में पूछ रहे थे। एक तो ये बात कि आप लोग की सारी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, जाकर अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लेकर आप लोगों की बेसिकली जनवरी 2022 से लेकर अभी फरवरी 2022 तक की सारी PDF आप लोगों के सामने यहाँ पर ही है, ठीक है। तो कोई भी इसके लेकर आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। इनको सबको आप लोग डाउनलोड कर लेना, जाकर अपने पास रख लेना। जैसे भी आप लोगों को रिवीजन करना है इनको रिवीजन कर सकते हैं। ये सेम PDF आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, मंथली PDF वाले फोल्डर में जाकर जैसे आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
अब एक छोटी सी बात जो मैं आप लोग कई बार बोल रहा था कि मैंने कहा था ना आप लोगों को कि मैं जो है इसको 31 मार्च तक या फिर 1 अप्रैल तक जो है जो यहाँ पर बैच चल रहा है उसमें एडमिशन क्लोज कर दूंगा। उसके पीछे यार ये रीज़न था, अभी यहाँ पर इतने सारे बच्चे पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो गया कि कल जो है यहाँ पर सर्वर जो है पूरे दिन जो है यहाँ पर डाउन रहा, कई सारे घंटों तक जो क्लास देख रहे हैं वो भी क्लास नहीं देख पाए। तो कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का कि जो ऑलरेडी क्लास देख रहे हैं वो क्लास ही नहीं देख पा रहे हैं ऑलरेडी, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल जाती है। ना तो वेबसाइट खुली कई घंटों तक का और ना ही एप्लीकेशन खुला, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है कई बार। तो इसीलिए मैं कह रहा था उसके पीछे रीज़न था यार, ऐसा नहीं कि मैं हवा में आप लोगों से बोला था कि एडमिशन बंद कर दूंगा, तो रीज़न था उसके पीछे, क्योंकि मुझे पता है कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें झेली जा सकती हैं। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बातें कर रहा था। तो उसको ऐसे मत लो कि एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर ऐसा लग रहा है बन रहे हो, फालतू में एडमिशन ओपन क्लोज कर रहे हो। तो टेक्निकल सपोर्ट होती है ना हर चीज़ों की। एक इंसान की आप लोग देखते हैं कि आप लोग अगर जिम में जाते हैं तो आप लोगों को वेट उठाना होता है, तो आप लोगों को पता है कि आप कितना वेट उठा पाओगे। उसके ऊपर ज़्यादा वेट रख दिया जाएगा तो आप लोग फालतू में कोलैप्स हो जाओगे और इंजरी भी हो जाएंगी बहुत सारी। उसकी वजह से क्या रहेगा, रेस्ट में चले जाओगे कई लंबे समय तक। तो यहाँ पर 3-4 घंटे तक इतने मेल आए मेरे पास में, पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया यार, मेल पे मेल आ जा रहा है, मेल पे मेल आ जा रहा है, सर एप्लीकेशन चलता चलता बंद हो गया, सर वेबसाइट भी नहीं खुल रही है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने बोला टेक्निकल टीम को, तो बोले कि सर वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था एडमिशन क्लोज कर दूंगा। तो अगर चीज़ें नहीं सुधरी तो 1 अप्रैल को मैंने बोला था, तो 1 अप्रैल को जो है इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो फिर आप लोग बोलिएगा मत। कई सारे पूछ रहे हैं सेकंड बैच या फिर क्या होगा, उसके बारे में यार अभी डिसाइड नहीं किया है। जैसे चीज़ें नॉर्मल होगी तो बाद में आप लोगों को देखा जाएगा, पर चांस मतलब मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से सिस्टम है जितना वो अफोर्ड कर पा रहा हूँ मैं, उतनी ही चीज़ें यहाँ पर हो पा रही हैं, ठीक है। उससे फालतू फिर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। तो आप लोग इसलिए बोल रहा था मैं, तो इसको चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोलैप्स हो जा रहा है और जो भी लेक्चर देख रहे हैं फिर वहाँ कोई खोल ही नहीं पा रहा है, तो उससे फिर सारी चीज़ें बर्बाद हो जा रही हैं, ठीक है। हालांकि अब रीस्टार्ट हो गई हैं, आज लेक्चर आप लोगों के प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत होगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पर तुरंत आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे ये चीज़ें हुई थी कल, मेरे पास में दुनिया भर के मेल आए, मैंने तुरंत वहाँ पर पोस्ट कर दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा जो टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, कि हाँ हो जाएगा। बोला था मैंने 30 मिनट पर, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, ठीक है। बाकी PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी, वो चीज़ें आप लोग देख लेना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग इसको समझोगे और चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से समझा करो, जो बोलता हूँ तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, कुछ रीज़न रहता है उसके पीछे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से फिर, ठीक है। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे SLV फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपना पैसा कमाने स्टार्ट कर दिए, किसी ने ट्यूशन देकर या फिर किसी ने कोई पार्ट टाइम जॉब कर कर। अगर कोई भी ऐसा काम आप लोग कर रहे हो तो ये अपने ही आप में एक काफ़ी बड़ी बात होती है कि अपनी पढ़ाई के साथ में काम को मैनेज करना। हालांकि कई बार इसमें जो बच्चे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, अपने जो मेन चीज़ है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं दे पाते हैं, पर लेकिन जो इसको मैनेज करके ले जाते हैं उनके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है कि वो कई सारी चीज़ों को मैनेज करने, मतलब एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करके चलना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर है उसके द्वारा भी यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया लोकसभा के अंदर में कि सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में। सीखो और कमाओ में मतलब क्या है, पहले तो अपनी कोई स्किल डेवलप करो और फिर उसके बाद में आप लोग अपना पैसे कमाने लगो। तो 14 से लेकर 35 साल की एज के जो यूथ हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को मिल रहा है और इसी के साथ में सीखने की भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है। तो इससे खासकर वो लोग जो कि खासकर अगर आप लोग बोल सकते हैं जो कहीं वर्कर्स हैं या फिर स्कूल ड्रॉप आउट, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्कूल छोड़ चुका है पर लेकिन लग रहा है कि यार अब कैसे होगा, तो स्कीम इंश्योर करिए 75% प्लेसमेंट। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पर आकर एडमिशन ले रहा है तो 75% तक उसका प्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आउट ऑफ विच 50% शुड बी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये काफ़ी बड़ी बात है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इंसान को एक सिस्टमेटिक जॉब मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है, प्रॉपर छुट्टियाँ मिलती हैं, प्रॉपर एक तरीके से सपोर्ट मिलती हैं बहुत सारी, जो कि बैकग्राउंड में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस सेक्टर में काम करना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश में काफ़ी कम लोग काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग आप लोगों को काम करते हैं यहाँ पर नजर आएंगे। और ये बोलें कि 50% जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट जो है 2000 पर मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक तरीके से ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट भी दी जा रही है प्लेसमेंट के बाद में, ताकि इंसान जो है स्टार्टिंग में अपने आप को मैनेज कर सके। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और नजर आएगी कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
आफ्टर ये ट्रेनिंग के बारे में, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है अरेंज करेगी ईजी माइक्रो फाइनेंस यानी कि लोन, ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। तो एक बहुत ही ऐसी स्कीम जो कि आज के नवयुवक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, सरकार के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च की गई और इसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सरकार के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से स्किल लेते हैं तो आप लोग अच्छे से जॉब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जॉब नहीं करनी तो कोई काम स्टार्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी नॉर्मली जो नहीं एक तरीके से मिलती नहीं है, अगर यहाँ पर मिल रही है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। खासकर उन लोगों के ऊपर फोकस दिया जा रहा है जिनको अक्सर लोग बोलते भी नहीं है, भूल जाते हैं कि हाँ ये अब क्या ही करेंगे दुनिया में। ठीक है, तो सीखो और कमाओ स्कीम जो है ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी थी और ये बेसिकली बहुत पहले यहाँ पर जिक्र किया गया था और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बने यहाँ से जो मैंने अब तक देखे थे इस स्कीम के ऊपर क्वेश्चन थे। एक तो एज ग्रुप पूछा गया कई जगह, तो याद रखिएगा 14 से लेके 35 साल की एज ग्रुप के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या था, 75% प्लेसमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। ये 75% जैसे नहीं कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में लिखा है 100% प्लेसमेंट, ठीक है तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पर 75% बोल रहे हैं, ये 100% नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 50% जो है वो आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हेल्प की जा रही है अगर कोई लोन के लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई करना चाहता है तो ट्रेनिंग के बाद में उसको लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और पोस्ट प्लेसमेंट 2000 रुपये पर मंथ यहाँ पर ट्रेनी को यहाँ पर दिए जा रहे हैं 2 महीने के लिए, ताकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस बनाकर चल सके। तो ये एक जिस्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम का, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ी आराम से। और एपीएफसी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की क्वेश्चन आप लोगों से सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछने कई सारे, सर सोशल सिक्योरिटी कौन पढ़ाएगा? यार वो बहुत बड़ा करंट अफेयर का पोर्सन है, तो उसको मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जो भी करंट अफेयर का पोर्सन है वो सारी चीज़ें मैं ही कवर करूंगा, क्योंकि एक तरीके से वो तो मतलब किसी को देने का मतलब बनता भी नहीं है। जो मेरा एरिया है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज़ वाला हो गया यहाँ पर, ये सारी चीज़ें, पॉलिटी हो गया, तो जो मेरे वाला पोर्शन है उसको मैं ही कवर करूँगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट अभी आप लोगों को स्टार्ट होंगे फर्स्ट वीक में, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो फर्स्ट वीक में अपना जो आ रहा है अप्रैल का, उसमें और सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर अभी स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अच्छे चल रहे हैं और वो जल्दी कंप्लीट होंगे, उनको रिप्लेस कर फिर दूसरे सब्जेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट तो चाहता मैं और भी लॉन्च कर देता, पर इशू यहाँ पर ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जितना कराया जा रहा है उसमें कम से कम आप लोग तसल्ली में करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले क्या किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के लेक्चर लिए थे, पर लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉलिटी की आ रही हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड पर डाल दिया, ताकि पहले पॉलिटी जो है वो कवर हो जाए और फिर और अच्छे से आप लोग इसको समझ पाओ। वो रीज़न था वहाँ पर। ठीक है, वरना मैं पहले वही स्टार्ट किया था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा बैकग्राउंड पॉलिटी का कई जगह देखने को मिल रहा है, तो पॉलिटी अगर अच्छे से कवर कर दी जाए एक बार, तो उसको समझने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी और एक हिस्ट्री भी आप लोगों के हाथ में पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सिलेबस आप लोगों का सिस्टमेटिक वे में कवर हो। और फीडबैक देते रहा करो, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है, चाहे तो इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, या फिर ऐप के ऊपर जो लेक्चर चल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, उससे चीज़ों को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी और कुछ चीज़ों का रिविजन भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। कई सारे आर्टिकल में कंबाइन कर इसके अंदर डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए कई बार आप लोग कलाकारी कैसी है, तो कलाकारी उस इंसान के अंदर से निकल कर आती है कि वो कितना बड़ा कलाकार है। एक इंसान ने इस पन्नी के अंदर में पूरी पृथ्वी डाल दी, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के ऊपर पन्नी ही पन्नी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप लोगों से बात की जाए तो एक क्रिएटिव इंसान ऐसा ही होता है। अभी यहाँ पर यूके बेस एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब एक कंपनी है नई, उसने यहाँ पर क्लेम किया है कि उसने कुछ ऐसा डेवलप किया गया कि वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इसके द्वारा ये बोल रहा है कि ऑल्टर कर देगा प्लास्टिक वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर में। यानी कि जो भी धरती के ऊपर प्लास्टिक है उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, अगर इसके अंदर में डाला जाए, कि वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बन जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाने वाला मटेरियल बन जाएगा। तो ये स्टडी सामने निकल कर आई है। ये स्टडी इतनी खतरनाक है, अगर ये स्टडी ढंग से इंप्लीमेंट की जाएगी तो धरती पर जो त्राहिमाम मचा हुआ है आजकल डेट में पॉलीथीन को लेकर, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। तो सोचो अगर इस स्टडी को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जहाँ जहाँ भी पॉलीथीन को लेकर दिक्कतें देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी दिक्कतें जो हैं वो यहाँ से दूर हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये एक नई अप्रोच बोल सकते हैं, जो कि इंश्योर करेगी कि जो आज के में प्लास्टिक को लेकर टेंशन है, दिक्कत है, उसको दूर किया जाए।
इसमें इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ब्रिटेन बेस्ड जो है यहाँ पर बेसिकली स्टार्टअप है, उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। उसका नाम है पॉलीमेटीरिया। तो इस स्टार्टअप का नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से स्टार्टअप के द्वारा ये काम किया गया है, तो पॉलीमेटीरिया जो स्टार्टअप है उसके द्वारा ये काम किया गया है। ये अगर ढंग से चीज़ें आगे लेकर चली जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैंने सैंड की बैटरी के बारे में आप लोगों से बात की थी कि रेते से बनाई जाने वाली बैटरी, तो वो अभी हम लोगों ने किस देश से डिस्कस किया था बताइए जरा। देखो आप लोगों को याद है क्या, उन्होंने यहाँ पर इसका इन्वेंशन किया था। जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो कुछ नई खोज सामने निकल कर आई। अच्छी चीज क्या है यहाँ पर जो इनके द्वारा बात बताई जा रही है कि कोई अवशेष भी नहीं बचेगा। जैसे ही होगा कोई भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, कंप्लीटली जो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आसानी से उसको बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में जो है वो चेंज किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें अपने डेटा के हिसाब से अपने देश के अंदर में आज के डेट में 3.5 बिलियन किलोग्राम प्लास्टिक जो है एनुअली निकल कर आती है। इतने बिलियन, समझ रहे हैं आप लोग कितना बड़ा संख्या है ये। अगर कहीं पर रख दे तो एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो इससे अंदाजा लगाइए आप लोग। पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जो है इंडिया के अंदर में वो डबल हो चुका है पास्ट 5 ईयर में। तो हर एक इंसान जो है आज के टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं देखने को मिलता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी जाइंट जैसे अमेजन हो गया या दूसरी कंपनी हो गई, 321 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक जो है ये वेस्ट जनरेट करती हैं। अगर देखें तो 2021 में अलोन यहाँ पर एक कंपनी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से सारी कंपनी का आप लोग अंदाजा लगा लो। प्लास्टिक जो पैकेज है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड में अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, खासकर पानी को पोल्यूट करते हुए भी यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। तो यानी कि धरती की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पानी की बात की जा रही है। एक तरीके से आप लोगों को हर जगह यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो इसको यूज़ किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जिसके बेस पर यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, इसको ग्रीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूम करेगा और यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा वेस्ट इनटू वाटर और CO2 और बायोमास, जो कि आसानी से इन्वायरमेंट के लिए कोई गलत चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक पैटर्न यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि ये प्रोडक्ट जो है कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करने वाला है। तो यानी कि ये काफ़ी अच्छा एक ऐसा सिस्टम है जो कि आने वाले टाइम में लोगों को एक आशा की किरण यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ताकि जो पन्नियों का पहाड़ बना हुआ है उससे यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ये तो था ये पर्टिकुलर आर्टिकल का एक ओवरव्यू। अब प्लास्टिक एज प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ पर दुनियादारी के अंदर में, वो आप लोगों का आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। इससे रिवीजन भी आप लोगों का होगा और प्लास्टिक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आएगी, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग बेसिकली वीडियो को पॉज कर सोच सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है आप लोगों के आसपास में जो आज की डेट में आप लोग प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो फिलहाल आप लोगों के पास में बिना प्लास्टिक के आप लोगों के काम नहीं चलेगा। वो पानी की बोतल भी हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा सामान, जैसे कि पेन है आप लोगों के हाथ में, जैसे मेरे हाथ में जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ ये प्लास्टिक का है, मतलब बाहर का खलता जो है इसका प्लास्टिक का है, देखो हाँ प्लास्टिक का है, ठीक है। जो टैबलेट है बेसिकली जिस टैबलेट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ वो टैबलेट का ऊपर वाला तो पता नहीं है, मतलब प्लास्टिक का नहीं लग रहा है, पर इसके जो चारों तरफ का है वो प्लास्टिक का है, ठीक है। जो लैपटॉप है उसमें भी काफ़ी कुछ आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्लास्टिक शायद आज की डेट में कोई बोल दे कि मैं प्लास्टिक के बिना अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूँ, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्लास्टिक हम लोग ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर लेकिन फिर भी इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना कि जो प्लास्टिक हमारे पास में है इसको यूटिलाइज करना कम करें, खासकर वो प्लास्टिक जो यूज़ एंड थ्रो वाली होती है। यूज़ एंड थ्रो का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग एक बार यूज़ करते हो और फिर उसको फेंक देते हो, उसको यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें कहते हैं। ऐसे बहुत सारी पॉलीथीन आती है। इवन जैसे आप लोग कहीं जूस पीने जाते हो तो आप लोग स्ट्रॉ लेते हो, तो वहाँ पर उसको यूज़ किया और फेंक दिया। इवन नारियल पानी जैसे पीते हो कहीं पर खड़े होकर, तो वहाँ पर भी आप लोग स्ट्रॉ लेते हो, यूज़ किया और फेंक दिया। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है वो स्ट्रॉ इस धरती पर कितने दिनों तक जिंदा रहने वाला है? ये काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं। जो एक छोटा सा स्ट्रॉ आप लोग पीकर फेंक देते हो, वे आप लोगों की ज़िंदगी डबल, अगर 100 साल तक भी आप लोग जी कर जा रहे हो ना, यानी कि 2 बार आप लोग ज़िंदगी जी कर चले जाओगे, पर वो स्ट्रॉ जो है वो ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर पड़ा हुआ मिलेगा। अब अंदाज़ा लगाओ आप लोग, जो एक पानी की बोतल आप लोग पानी पीकर फेंक देते हो ना, 450 सालों तक, यानी कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है उसको 4 बार जी कर चले जाओगे ना, तभी भी वो आप लोगों को यहीं पर ही पड़ी मिलेगी, ऐसे की ऐसी। ऐसे ही अगर आप लोग जो कॉफ़ी के कप होते हैं, जो एक एक कॉफ़ी के कप पी पीकर प्लास्टिक के फेंकते हो ना, वो 500 सालों तक इस धरती पर रहने वाला है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो टूथब्रश आप लोग यूज़ करते हो वो 500 सालों तक, यानी कि 5 बार ज़िंदगी जीकर चले जाओगे, वो तभी भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोला गया कि G20 कंट्री, जो कि आज की डेट में काफ़ी एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं इन कंट्रीज़ का, ये बोला गया कि उनके पास में जो प्लास्टिक है एक तरीके से अगर वो पॉलिसी लेकर नहीं आए अपने एरिया में तो ये डबल हो जाएगा प्लास्टिक का इस्तेमाल। यानी कि अब तक भी हमारे पास में कोई सिस्टमेटिक ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि प्लास्टिक को कंट्रोल करे। आगे समझ में ये बात है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2, जो यहाँ पर पोल्यूशन वाला सेक्शन है, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बातें क्या बोलेगी है, बातें बोलेगी कि नई रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि जो प्लास्टिक का कंजप्शन है G20 कंट्रीज के अंदर में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हम बोल रहे हैं भाई साहब खत्म करना, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक कंजप्शन ये बढ़ गया है 451 मिलियन टन, 261 मिलियन टन 2019 में, तो ये इतना होने वाला है। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दूंगा, यहाँ पर मैं वीडियो नहीं दिखा सकता वरना आप लोगों को पता है यूट्यूब क्या करता है, ठीक है। अब चैनल की हालत जो है वो खस्ता है, पता चला कल को चल के वीडियो भी कोई अपलोड नहीं हो पा रही यहाँ पर। तो इसलिए देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ मैं क्या करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे। कई बार ऐसा होता है सेम टॉपिक पर इस चैनल के ऊपर वीडियो आई, चैनल पे से यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है। सेम टॉपिक पर दूसरे चैनल पर वीडियो आ रही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में यूट्यूब उसको टच भी नहीं करता है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे, इतना प्यार करता है यूट्यूब, मतलब समझ रहे, यूट्यूब नहीं है मतलब जो भी पीछे हरकतें करते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने नहा धो के लोग जो हैं वो पीछे पड़े होते हैं। चलिए फिर भी ये वीडियो ऐसी हैं, पहले एक बार तो हटा दी गई थी पर फिर भी चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कैसे। गाय के पेट से निकला 50 किलो प्लास्टिक, ये वीडियो आप लोग जाकर देखेगा। ये वीडियो जो आप लोग सर्च करोगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग देखना कि एक गाय के पेट में से प्लास्टिक भी निकला था, प्लास्टिक के साथ में पिन भी निकले थे। पिन नहीं होते जो ओल पिन आप लोग देखते हो, सोचो तो जो कचरा जो फेंकते हैं हम लोग यहाँ पर, बेसिकली वो कचरा जो है आप लोग देख सकते हैं, उसे गाय भैंसे जो हैं जो सड़कों पर जो चरते हैं बेसिकली वो खाते हैं, और फिर कंडीशन क्या निकल कर आती है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग को काम करना है। ये कहीं ना कहीं इंसानों को तो मार रहे हैं, ये जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो जो है वो यहाँ पर लगाई थी पर लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको चलाने रह दूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आप लोग जाकर इसको सर्च कर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा देखिए बाईपास करके निकल जाते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चों की पहचान होती है। अभी बात क्या है, जो रिपोर्ट है यहाँ पर इसने प्लास्टिक कंजप्शन के बारे में कुछ सजेशन दिए हैं। वो कह रहे हैं कि यार देखो मन करे तो मान लेना और मन करे तो मत मानना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना आप लोगों की पढ़ाई कर लो भाई साहब, लग जाओ, टाइम पर उठ जाओ, डिसिप्लिन में रहो, पर सब थोड़ी ना मांगते हैं। कुछ बच्चे मानते हैं, जो मानते हैं उनकी लाइफ में चेंज होता आता है, जो कहते हैं कि ठीक है यार मास्टर तो बोलते रहते हैं, मास्टर हो गए, मम्मी पापा हो गए, इनका काम है बोलने का, ठीक है, अपने मन की किया करते हैं, ये तो बेवकूफ़ है सारे के सारे। ऐसे ही कुछ है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पर रिपोर्ट भी कह रही है कि भाई साहब कुछ बातें बता रहे हैं, मान लो यार इसको, सुधर जाएंगी चीज़ें। तो बोला गया कि इनके द्वारा बोला गया कि पोटेंशियल इंपैक्ट 3 की पॉलिसीज इनके द्वारा बताई गई है, जो एंटायर लाइफ साइकिल है ना प्लास्टिक की, उसके बारे में बात करते हैं। पहला बात की जा रही है कि बैन करना है, जो कि प्रोबेबिलिटिक है, इनके जो प्रॉब्लम वाली सबसे खतरनाक चीज़ क्या है वो सिंगल यूज प्लास्टिक। आज की डेट में जो स्ट्रॉ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कागज़ का बना सकते हैं, जो कप हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ भी खाने पीने के लिए वो हम लोग कांच के बना सकते हैं, या फिर स्टील के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर कप वगैरह के बारे में आप लोग बात करो, पानी पीने के लिए बड़ी आसानी से कांच की बोतल इस्तेमाल की जा सकती है। पानी पीने के लिए बड़ी ही आसानी से आज की डेट में कॉपर की बोतल आप लोग लेकर आ सकते हैं, स्टील की बोतल आप लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव है, जब ऑल्टरनेटिव है तो फिर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो भाई साहब, ये तो बता दो। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो क्या है कि बैन कर दो सिंगल यूज प्लास्टिक को। बोलने से काम नहीं चलेगा कि बोल के और निकल के, जैसे आप लोग देखते हैं बैन करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद आ रहा है 73rd इंडिपेंडेंस डे जब यहाँ पर 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जब यहाँ पर स्पीच दी गई तो उन्होंने बोला था कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे, 2022 का टारगेट यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। बंद तो कर दी अपनी साइड से, पर लेकिन इन रियलिटी क्या आज की डेट में आप लोग ऐसे हैं कि दुकान पर जाते हैं आप लोगों को प्लास्टिक नहीं मिलती है? अच्छा कौन कौन ऐसा है जिसके एरिया में ऐसा कुछ महान काम हो रहा है, बताइए जरा। तो यहाँ से पता चलेगा आप लोगों की प्लास्टिक कहने के लिए तो बंद हो गई है, पर इन रियलिटी आप लोगों को यहाँ पर ये बंद होती हुई नजर नहीं आएगी। तो उसी के ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो जैसी हरकतें करता है ना उसको उसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। तो बोला गया पोल्यूटर पे एंड एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम जो है वो यहाँ पर फुल लाइफ जब तक एंड हो जाती है उसके ऊपर फोकस देना है। तो एक ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए यानी कि जिसने प्लास्टिक प्रोड्यूस की है, यानी कि अमेजन वाले हैं, ठीक है, अमेजन वाले अपने प्रोडक्ट भेजने हैं, सब में लेकर आकर प्लास्टिक है उसमें, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस प्लास्टिक को इकट्ठा कैसे करना है, ठीक है, ताकि यहां पर चीजों को कंट्रोल किया सके और इसकी कॉस्ट भी जो है इन्हीं से निकाली जाए, ठीक है। इसी के साथ में टैक्स लगाना है, जो वर्जिन प्लास्टिक, जो भी नई नई प्लास्टिक बनकर आ रही है ना, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो इतने ज्यादा हाई हो गए, जबकि दुनिया में डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो सड़कों पर बनी बिखरा फिर रहा था, फिर भी हमारे देश में इतना हाई क्यों है? रीजन समझ में आ रहा है कुछ? ये बाकायदा सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश होती है। आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग डीजल और पेट्रोल से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दो और आप लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाना स्टार्ट कर दो या सीएनजी वगैरह इस्तेमाल कर दो। इससे क्या होगा? दो फायदे हैं। पहला फायदा, पॉइंट नंबर 1, पोल्यूशन हम लोग कम करेंगे। क्यों? क्योंकि देश का टारगेट है 2070 तक का हम लोग क्या करना है, अपने आप को जीरो एमिशन पर लेकर आना है। इसी के साथ में जो ये इतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल हम लोग ये पीते हैं ना, बेसिकली पीते हैं मतलब लेकर आते हैं बाहर से, फिर हमारी गाड़ियाँ पीती हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों से खरीद कर लेकर आते हैं, तो 80 से 85% जो है हम लोग आज की डेट में भी दूसरे देशों से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो हमारे हाथ में क्या है वो हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है यहाँ पर। अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बुबा? तो ये बोला जा रहा है कि इन 3 चीज़ों को अगर इंप्लीमेंट कर दो ना, आधी समस्या आप लोगों की दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, ठीक। फिर क्या करें, यहाँ पर स्टडी के द्वारा लगाया गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिसीज, ये बोल्डर एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्शन के ऊपर भी, और इसी के साथ में प्लास्टिक जो और बढ़ रही है उसके कंजप्शन पे भी फ्यूचर में स्लो होता हुआ नजर आएगा। क्यों? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई, कहीं नहीं दिखेगी आप लोगों को, कहानी खत्म हो गई। जो प्लास्टिक में अपना सामान बेच रहे हैं अब उनको लग रहा है कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी की दिक्कत होती है ना हमारे देश में। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, अगर किसी एरिया में मर्डर हो जाए तो पुलिस पहले ये डिसाइड करती रहती है कि मेरा एरिया है कि उसका एरिया है, ठीक है, उसका एरिया तो छोड़ दो, अरे वो मर गया यार, पहले देख लो उसको एरिया, बाद में डिसाइड कर लेना। तो ये चक्कर है यहाँ पर ठीक। बनाने वाला आप लोग खुद सोचो, ये काफ़ी मुझे थोड़ा सा सोचकर कई बार ना हैरानी होती है इस वाले कॉन्सेप्ट को। आप लोग देखो, बीड़ी और सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा रखा है दबाकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीड़ी और सिगरेट का टैक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन को बढ़ाने में, हेल्थ को बढ़ाने में। मतलब पहले यह लोगों को बीड़ी और सिगरेट पिलाओ, उसकी वजह से लोगों की जो है हेल्थ खराब हो रही है, और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करो लोगों की हेल्थ सुधारने में, उसी पैसे से लोगों को एजुकेट करने में। भाई साहब बीड़ी और सिगरेट ही बंद कर दो यार, इतना जद्दोजहद कर तो वो तो उल्टा घुमाकर आप लोग कान पकड़ रहे हो, पर लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे ही बहुत सारा पैसा जो टैक्स इकट्ठा होता है वो यहीं से निकल कर आता है। कोविड-19 में सारी चीज़ें बंद थी भाई साहब, दारू की दुकानें चल रही थी, मतलब खुली भी, जो थोड़ी देर के लिए बंद भी रही, तो खुली तो सबसे पहले दारू की दुकान खुली। क्यों खुली वो? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों खुली वो? क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो सारा खेल पैसे का है, ये आप लोग यहाँ पर समझिए। क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा शाम दाम दंड भेद से जैसे भी आए तो उनके पास में पैसा आना चाहिए। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो वो चीज़ जो दिक्कत कर रही है उसको वैसे बंद करो ना सीधा। ये क्या है कि हम लोग इसके ऊपर इसलिए टैक्स लगा रहे हैं ताकि लोग इसको इस्तेमाल ही ना करें। बंद कर दो यार इसको बनाना। क्यों बना रहे हो? क्यों कंपनी आप लोग उनको लाइसेंस दे रहे हो जो सिगरेट वगैरह बना रही है, और फिर बोल रहे हो हम चीज़ें सुधार रहे हैं? तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर। तो एनालाइज करना जरूरी है यहाँ पर, इसका एनालिसिस करना, फोकस किया जाए जो 19 कंट्री है, क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों को एक यूरोपियन यूनियन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर कितनी कंट्री हैं ये आप लोगों को बताना है। बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को बोला गया कि एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी। कंजप्शन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर ढंग से लेकर नहीं चलोगे तो फिर चीज़ें जो है वो नहीं सुधरती हुई नजर आएंगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि अगर आप लोग यहां पर एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर प्रोड्यूसर की लगाते हो सिंगल यूज प्लास्टिक पर, तो उससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको तो सीधा सीधा बैन कर दो आप लोग यहां पर, ठीक है। बाकी जो दूसरी चीज़ हैं उन पर आप लोग जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उनके ऊपर अलग तरीके से काम करो आप लोग यहाँ पर। यानी कि रिपोर्ट ने सजेशन तो दिए हैं यार बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मानने पड़ेंगे कि सजेशन तो बढ़िया दे रखे हैं, पर लेकिन इन सजेशन को इम्प्लीमेंट करे तो करे कौन? क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी कम कंट्री जो है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर करना स्टार्ट कर देती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज और निकल कर आने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये देश तो यार रेगुलेशन ऐसे हाल कर रहा है, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा निकल कर। तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आने लगती हैं। क्यों इसको यूज करते हैं प्लास्टिक को? बोला गया यहाँ पर रेजिस्टेंस, इनर्ट और लाइट वेट। मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया यहाँ पर प्रतिरोधी, निष्क्रिय और हल्की। जो प्लास्टिक होती है
वो बहुत सारे फायदे पहुंचाती है जो कंपनीज होती हैं उनको, ठीक है। या फिर सोसाइटी को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट में, पहले जब प्लास्टिक या पॉलीथीन नहीं हुआ करती थी तो कैसे काम चलता था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसका प्राइस इतना सस्ता है भाई साहब जिसकी कुछ हद नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर ये एक तरीके से यूज़ करते हैं और कई तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर इस प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में लेकर आ जाओ तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। पर लेकिन जब तक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट लेकर नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को इसी के भरोसे चलना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कंडीशन क्या निकल कर आ रही है। यानी कि तरीका ये है कि इसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट लेकर आओ तो सही है, वरना दिक्कतें ऐसी चलती रहेंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो प्राइमरली अगर बात करें इसके बारे में तो बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, तो प्राइमरली जो प्रोड्यूस की जाती है वो क्रूड ऑयल, गैस और कोयला, 40% टोटल प्लास्टिक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी सिंगल यूज यहां से निकल कर आती है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर यहां पर देखा जाए तो वैसे ही पॉल्यूटेड चीजें हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और जो भी प्लास्टिक हम लोग बनाकर लेकर आते हैं, सबसे खतरनाक चीज क्या है, 40% एक बार उपयोग के बाद में फेंक दिया जाता है। तो ये सबसे खतरनाक है यहाँ पर, यानी कि एक बार यूज किया और फिर फेंक दिया। और माइक्रो प्लास्टिक के बारे में तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कई सारी ऐसी स्टडी भी निकल कर आई हैं कि इंसान की बॉडी में भी माइक्रो प्लास्टिक आज की डेट में घुस चुकी हैं। इतने छोटे छोटे स्मॉल पीसेज आप लोग बोल सकते हैं जिनको आंखों से भी नहीं देख सकते। ये बोला गया था कि अभी यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी के जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, वाटर सिस्टम के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिली। मैंने बोला था ना जब मैं दिल्ली में रहा करता था, अंकल बोले थे कि बेटा यहाँ तो यमुना का पानी आता है, तो जो यमुना का पानी है ना, उस यमुना के पानी में आप लोगों को माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलती है, ठीक है। ये फूड चेन को आप लोगों की बर्बाद कर रही है, पोल्यूट कर रही है इतने लार्ज स्केल पर कि इंसान जो है आने वाले टाइम में, जैसे प्लैंकटन वगैरह हो गए यहाँ पर, ये आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ तक बातें बोली कि भाई साहब माइक्रो प्लास्टिक जो है आज के डेट में खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। जो बोतल बंद पानी होता है ना, उसके अंदर भी आप लोगों यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि कम से कम प्लास्टिक की बोतल जो आती है उसमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। उसमें आप लोग खुद सोचो, जैसे प्लास्टिक की बोतल में आप लोग पानी पी रहे हो, वो जो खासकर वो वाली बोतलें आती हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से खतरनाक लेवल पर ये चीज़ें इसके अंदर रहती है। जो प्लास्टिक आप लोग समझ सकते हो आप लोग सोच के देखिए, कोई प्लास्टिक जो है वो धरती पर 20 साल तक है, कोई 30 साल तक है, कोई 200 साल तक, कोई 400 साल तक, कोई 500 साल तक। अब आप लोग की बॉडी में चलेगी, आप लोग खुद सोचिए, आप लोग की बॉडी में ऐसा नहीं कि वो गल सड़कर जरा सी देने बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि वो कितना अपना घर बनाकर लाइफ को एंजॉय करेगी वहाँ पर वो माइक्रो प्लास्टिक। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, नहीं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक लेवल पर इंसान की, जो नहीं कहते कि जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी डाली को हम लोग काट रहे हैं। ये जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होती है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, हजारों 500 सालों तक पड़ी रहती है यहाँ पर। इसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो वेस्ट जनरेट होता है, तो इसकी वजह से आप लोग बोल सकते हैं कि और दिक्कतें निकलकर सामने आती है। तो सिंगल यूज़ और माइक्रो प्लास्टिक जो है ये मेजर पोल्यूटिंग हो गई है आज के डेट में, जो एक इम्पैक्ट डालने वाले हो गए। और जैसा मैंने बोला यहाँ पर, आप लोग आज के डेट में अगर देखिए कितनी प्लास्टिक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप लोग इसको सुनकर हैरान हो जाओगे। जो वेस्ट स्टोरी अगर बात करें, इंडिया जनरेट कर रहा है एवरीडे, ये हर दिन की बात कर रहा हूं मैं, 25,940 टन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लास्टिक वेस्ट हर दिन हम लोग जनरेट करते हैं। अगर देखा जाए ये यहाँ पर कितने, इसका अगर आंकड़ा आप लोग लगाना चाहें, इनको तोलना चाहें, तो एशियन हाथी है ना, जो एशियन हाथी है, एक हाथी, ठीक है, उस हाथी को आप लोग 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9,000 हाथियों को अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दें, 9,000 हाथी, एक हाथी को फील करके देखो, एक हाथी जो होता है कितना ताकतवर होता है। ऐसे ऐसे 3-4 हाथी भी आ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे 9,000 हाथी अगर एक जगह इकट्ठे कर ले हम लोग, तो इतनी सारी प्लास्टिक जो है एक दिन में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहां से आप लोग समझिए, जो बोइंग जेट है ना, जो बोइंग जो एरोप्लेन है, उसको बोले लगभग 86 ऐसे बड़े बड़े हवाई जहाज जो हैं वो हम लोग लेकर आएंगे, तब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है यहाँ पर सोचो, ये हम लोग कितना लार्ज स्केल पर जनरेट कर रहे हैं। और खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, बड़ी बड़ी सिटी तो और लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। तो प्लास्टिक के जो टाइप हैं हर तरीके के, चाहे माइक्रो, चाहे मैक्रो, चाहे नैनो, ये बेसिकली हर लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे और फूड चेन के अंदर घुसते जा रहे हैं। फूड चेन के अंदर कैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग खुद सोचो, आप लोगों ने कोई प्लास्टिक फेंक दिया आज के डेट में, वो प्लास्टिक आप लोगों ने कहाँ पर फेंकी, वो प्लास्टिक आप लोगों ने फेंक दी पानी के अंदर में, ठीक है, पानी के अंदर फेंक दी, वो पानी मछली प्लास्टिक खा रही है, अभी मैंने बोला गाय प्लास्टिक खा रही है। तो आज की डेट में अगर आप लोग कहीं गहराई पर चला जाओ, मैरिना ट्रेंच और ऊपर आप लोग माउंट एवरेस्ट में चले जाओ,
तो कहीं भी चले जाओ प्लास्टिक आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये प्लास्टिक की कंडीशन है आज की डेट में। तो प्लास्टिक आज की डेट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि प्लास्टिक हर जगह आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो पीसेस ये निकल कर आ रहे हैं, ये आज की डेट में पक्षी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, उन पक्षी जानवरों को हम खा रहे हैं। मछली का पेट अगर फाड़ कर देखोगे उसके अंदर प्लास्टिक, कोई पक्षी मर गया उसको देखोगे उसके अंदर प्लास्टिक। ये आप लोग देखो, कोई गाय है वो खा रही है प्लास्टिक। कोई आज की डेट में वाईफाई की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, अगर पेड़ देखोगे सूख गए उसके ऊपर प्लास्टिक मिलेगी, ठीक है। ये कहने के लिए तो थोड़ी मजाक लग सकती है आप लोगों को, पर ये बहुत ही क्रूड रियलिटी है। अगर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो सिचुएशन जो है वो खराब होती है, आप लोगों को नजर आएंगे। क्या हम लोग इतने बुद्धू हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया? तो यार दो तरीके होते हैं चीज़ों को देखने के। एक तो होता है कुछ ऐसे प्लान हम लोगों ने बना लिए कि हाँ इसका सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल दिया। दूसरा है कि प्लान बनाए नहीं, बस सोच रहे हैं यार कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बना भी रहे हैं, पर लेकिन बना भी लिए तो हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, डेली टाइम टेबल बनाते हैं, आधे ऐसे महानुभव हैं और वो एक दिन प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। सरकार ने दुनिया भर के इनिशिएटिव बना रखे हैं, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, नेशनल डैशबोर्ड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात की जा रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेकर आए, इस पर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, 2022 की बात की जा रही है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट रीप्लान की बात की जा रही है, इसी के साथ में मेस्टकोट प्रकृति के बारे में बात की जा रही है, अन प्लास्टिक कलेक्टिव के बारे में बात की जा रही है, गो लीटर पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। ये मैक्सिमम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लास्टिक को भी कंट्रोल करने की बातें करते हैं। पर लेकिन फिर वही बोलूंगा कि टाइम टेबल बनाना और टाइम टेबल को इंप्लीमेंट करना दोनों बहुत ही अलग अलग चीज होती हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग पहले इन चीजों को जड़ पकड़े इनकी जाकर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं ना, गंगा को क्लीन करना है, हम लोग को गंगा रिवर को क्लीन करना है। पहले ये तो देखो कि गंगा रिवर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहले ये देखो कि जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन उन राज्यों ने कौन कौन कितनी कितनी गंदगी जो है इसके अंदर मिला रहा है। आप लोग बोलो कि गंगा जो निकल रही है यहाँ पर बेसिकली एक साइड से, मतलब गंगा निकल कर आ रही है नॉर्थ से, और आप लोग बोलो कि वेस्ट बंगाल में बस गंगा को क्लीन करना है, कैसे कर लोगे यार? उसके जो बाकी के राज्य हैं उसको कौन देखेगा? जब तक वो सारे के सारे राज्य साथ में मिलकर नहीं आएंगे तो क्या गंगा क्लीन हो पाएगी? वही बातें यहाँ पर है। इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में लेकर चलना है। अगर हम लोग इनका ऑल्टरनेटिव खोज सकते हैं, रिन्यूएबल मटेरियल है, जैसे आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो आज के डेट में फॉसिल फ्यूल सारे पेट्रोकेमिकल, कौन से प्लास्टिक बनाई जा रही है? पोटैटो से प्लास्टिक बनाई जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव है, पर हम लोग उस लेवल पर इंप्लीमेंट करने में उनको सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर कौन से प्लास्टिक बनाए तो हम लोग खाएंगे क्या? पहले तो हम लोग अपना पेट भरेंगे। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो चीजें हैं, पर लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट करें तो कैसे? बांग्लादेश है अभी यहाँ पर पहला देश बन गया जिसने यहाँ पर बेसिकली बैन कर दिया था 2002 में। समझ रहे आप लोग? फर्स्ट कंट्री टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग। ये सोचो आप लोग, यहाँ पर पड़ोसी है हमारा, ज्यादा दूर नहीं जाना है। दूसरा कौन है यहाँ पर? अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड है यहाँ पर। ये बात करें तो लेटेस्ट कंट्री जिसने अभी 2019 में प्लास्टिक को बैन कर दिया। चाइना जो है उस इशू कर चुका है कि जो यहाँ पर प्लास्टिक बैग को लेकर 2020 में फेज इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं, यूएसए के बारे में बात करें, 8 स्टेट हैं यूएसए के जो बैन कर चुके हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। कैलिफोर्निया 2014 में इसको बंद कर चुका था, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके प्लास्टिक कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन जुलाई 2021 में उसके द्वारा डायरेक्टिव्स लाए गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है इमीडिएटली इफेक्टिव से यहाँ पर इसको बैन किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए डायरेक्टिव्स लाए जा रहे हैं, बैन किया जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को, उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल कराया जाएगा। क्या समझ में आता है इससे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि लोग स्टेप नहीं उठा रहे हैं, लोग स्टेप उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए, पर लेकिन इससे पहले कि लोगों को अवेयर कराना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक लोगों को ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक लोग उसके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव अवेयर तब इंप्लीमेंट आएगा। तो AAI वाला फॉर्मूला फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि बात तो की जा रही है माइक्रो प्लास्टिक की, पर लेकिन शब्द आप लोगों को कुछ ऐसा दे दिया गया जिसके बारे में आप लोग सोचोगे यार ये कहाँ से आ गया। बात करें यहाँ पर माइक्रो बीड्स के बारे में, तो माइक्रो बीड्स बोला गया कि आर रिलेटेड टू इनटू इन्वायरमेंट ग्रेट कंसर्न का रीजन बने हुए। आखिर ये क्या है? तो जिस किसी को माइक्रो बीड्स के बारे में नहीं पता है उसका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो धरा का धरा रह गया। इनके 2019 में क्वेश्चन खत्म हो गया उसका। तो माइक्रो बीड्स क्या है? ये मिलीमीटर से भी जो नीचे की जो प्लास्टिक होती है उसके बारे में बात की जा रही है, साइज के बारे में। तो ये उसके बेसिकली एक ऐसा शब्द दे दिया कि प्लास्टिक न बोलकर, माइक्रो प्लास्टिक न बोलकर मिलीमीटर प्लास्टिक के बारे में बेसिकली बात कर ली। तो दे आर कंसिडर हार्मफुल टू द मैरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर टू कोज स्किन कैंसर इन द चिल्ड्रन, इनके बच्चों के अंदर स्किन कैंसर का काम कर रहे हैं। दे आर स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स इन द इरिगेटेड फील्ड,
इसी के साथ में दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज ए फूड जो एडल्ट्रेंट, यानी कि एक तरीके से फूड में मिलावट के तौर पर भी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, यानी कि ग्रेट कंसर्न किस में होगा कि सबसे ज्यादा कंसर्न जहां पर हो सकता है, ठीक है। अगर कॉमन सेंस से आप लोग देखो तो इसका सही आंसर क्या है, दे आर कंसिडर हार्मफुल एज ए मेरीन इकोसिस्टम। ये बहुत क्या है, दे आर कंसिडर टू बी द कोज स्किन कैंसर इन द चिल्ड्रंस। बच्चों में स्किन कैंसर का कैसे मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से काम कर सकते हैं, अगर करेंगे तो सब में ही करेंगे, बच्चे में थोड़ा ना कोई स्पेशल यहाँ पर कोई काम होगा। तो कई बार इस तरीके क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग सोच समझकर आंसर जब देना होता है तो इस पर टाइम लेते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कई बार आते आते क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में, बोला गया कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक या फिर प्लास्टिक, ये उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर वो इसको इकट्ठा भी करे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसके अंदर में, बोला गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998, इसी के साथ में रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज रूल 1999, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। सही आंसर क्या है यहाँ पर, अगर बात करूं ABCFD, क्या होगा आप लोगों के हिसाब से सही आंसर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो हैंडलिंग रूल है 2011 का, उसके हिसाब से बोला गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोच के देखो एक बार, 2023 में मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर अब तक भी ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट है, इसमें यहां पर अभी फिलहाल बात की जा रही है कि इसको इंप्लीमेंट कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। और रूल कब का है, रूल है 2011 का। तो किताबों पर चीजें होना और ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होना, इसमें बहुत फर्क रहता है। तो ये चीज आप लोग को हमेशा देखने को मिलती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो प्लास्टिक है, बोला जा रहा है कि वो जो प्रोड्यूस की जाती है क्रूड ऑयल, गैस या कोयले से, 40% जो टोटल प्लास्टिक है वो डिस्कार्ड की जाती है, सिंगल यूज के बाद में फेंक दी जाती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिसर्च के हिसाब से माने 2018 में दैट एक पर से बात की जा रही है, एक्सपोज द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक 90% ऑफ द बोटल्ड, जो वाटर बोतल थी उनमें 90% आप लोगों को यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है, ठीक है। कई बार बोलते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, नहीं है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये फिर नन। तो यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर UNEP के द्वारा नहीं बोला गया। हेल्थ की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंफ्यूजन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ब द प्लास्टिक वेस्ट कैसे बोला गया था, कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में बात की जा रही है, प्रोजेक्ट रीप्लान, इसी के साथ में मैस्कोट प्राकृत गो लिटर पार्टनरशिप। तो कौन सी स्टेटमेंट है, तो सारी की सारी बताई थी मैंने। तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो गई सही। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्कस द चैलेंजेस, जो भी यहाँ पर एक तरीके से पोज किए जाते हैं प्लास्टिक के द्वारा, और एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग इसके साथ में डील कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में ये खतरनाक इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। तो किस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों को देखना है उसका आंसर कैसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बनते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरे टॉपिक में बहुत सारी चीजें थी, अलग अलग बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन भी हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई, आंसर राइटिंग भी हो गया। ऐसे टॉपिक को तैयार करो ताकि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है सही तरीके चीजों को पढ़ना। और प्लास्टिक के बारे में जो वो वीडियो बोली थी, वो गाय वाली, उसके पेट में से प्लास्टिक निकालेगी, वो जरूर सर्च करना। आप लोगों को इसकी ग्रेविटी समझ में आएगी कि क्यों हम लोग इसको रोकने के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ना, ये आर्टिकल यार मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि करीब नहीं है मतलब करीब है, ठीक है, क्योंकि बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए एजुकेशन को कहाँ पर रखा गया है। एजुकेशन जो है, जब आप लोग संविधान के आप लोग 7वें शेड्यूल के अंदर जाते हैं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर रखा गया। एजुकेशन को रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में, यानी कि तीसरी लिस्ट के अंदर में। इससे पहले एजुकेशन जो था ये माना जाता है कि यहाँ पर पहले कहाँ था, यहाँ पर ये उसके स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन फिर जो इसको कहाँ पर डाल दिया, लाकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। रीजन क्या है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों काम कर सके। आप लोगों को बताऊं, हमारे देश में आज के डेट में, हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 3रे नंबर की। पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी
उस टाइम पर बोला गया था कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर अपनी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो है वो हम अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। पर लेकिन आज तक भी हम लोग 1968 में बोला गया था भाई साहब, और अभी हम लोग 75वीं आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और 2022 में हम लोग बैठे हैं। अंदाजा लगाओ यहाँ पर 1968 से 2022 में कितने साल हो गए, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ आप लोगों का गुणा गुणा घटा जोड़ भाग भी ठीक है या फिर उसमें भी दिक्कत चल रही है कोई। सी सेट की तैयारी करते रहना, वीक में कम से कम एक टेस्ट लगाते रहना, वरना जीएस पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सी सेट में जाकर डूब जाते हैं। बहुत मैसेज आए थे भाई साहब सी सेट के, पिछले 2 सालों से यूपीएससी खेल रहा है सी सेट के साथ में, अगर आप लोगों ने देखा होगा। अच्छे अच्छे लोग जो कि अक्सर जो है अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं जीएस में, सी सेट में आकर डूब जाते हैं, तो उसको पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। आखिर मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये जो हरकतें जो चल रही हैं यहाँ पर इतनी सारी, इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप उठा रही है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है वो खर्चा हम लोग करना बंद करेंगे, और जो भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मतलब जब आप लोग अपनी 12th कर लेते हैं उसके बाद में जब आप लोग एजुकेशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर बीटेक कर रहा है कोई, बीए कर रहा है कोई, बीएससी कर रहा है कोई, बीकॉम कर रहा है, तो ये सारी हायर एजुकेशन की कैटेगरी में आती है। तो बोला यह है कि जो भी यहाँ पर हायर एजुकेशन के जो भी कॉलेज हैं उनको ये बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन का जो फंड हम लोग देते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट फंड देती है, उसने बोला है कि हम फंड नहीं देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फंड नहीं देंगे, आपको अपना खर्चा खुद से निकालना पड़ेगा। आप लोग ये बताओ, अगर वो अपना खर्चा खुद से निकालेंगे तो कहाँ से आएगा? चिराग तो है नहीं किसी के पास में अलादीन का, उसको घिसकर वो पैसा लेकर आएंगे, तो वो जनता से पैसा लेगी यार। जब जनता से वो पैसा लेगी तो वो पैसा जो है एक तरीके से जो इंसान जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उससे पैसा यहां पर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में फीस जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने 1968 में बोला था कि 6% एजुकेशन पर आप लोग खर्च करेंगे जीडीपी का, अब तक 2% भी आप लोग क्रॉस नहीं कर पाए हो। 6% की बात करें, और ऊपर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से जो खर्चा है वो खुद से करिए, आप लोग फीस बढ़ा दीजिए। तो ये कौन सी एक तरीके से अच्छी बात है, आप लोग ये बताइए। मैक्सिमम कंट्री अगर कोई आगे बढ़ रही है तो एजुकेशन और हेल्थ दो चीज को आगे लेकर चलती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा ही करने के लिए तैयार नहीं है। फ्री में चीजें बांट देंगे, फ्री की चीजें ले जाओ, ये ले जाओ वो ले जाओ, पर लेकिन सही इन्वेस्टमेंट कहां होगा उसके ऊपर फोकस नहीं है। यानी कि पॉलिटिक्स बाजी पर आने की बात है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है वहां पर लेकिन जब रियलिटी में खर्चे की बात है जहां पर होना चाहिए तो उसके बारे में काम नहीं करते हैं। 75 साल हो गए आजादी के, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसके लिए गुनहगार है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट वाली हो। एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि गुरु दक्षिणा के ऊपर चला करता था। अगर आप लोग देखोगे जाकर, गुरु दक्षिणा में मतलब क्या था, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कैपेबल है देने में, वो अपने वॉलेंट्री पैसा दे सकता है, वो एक तरीके से। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वहां पर पैसा नहीं लिया जाता था, वो एक अलग बात है, या फिर जिसको देना है अपनी इच्छा से पैसा दे सकता था। पर दूसरा ये था उसके बदले यहां पर उनकी एक हैबिट क्रिएट की जाती थी स्टूडेंट्स की। पूरे जो भी आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, वहां पर काम करना पड़ा करता था सबको, भिक्षा भी मांग कर लानी पड़ती थी खाने के लिए, वो पैटर्न चला पड़ता था, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में एजुकेशन जो है वो एक अलग पैटर्न में चलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो आज की डेट में एजुकेशन को एक शिक्षा की तरीके से कम बिजनेस की तरीके से ज्यादा देखा जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर इस बिजनेस कैटेगरी को और ज्यादा सपोर्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर सामने वाली यूनिवर्सिटी अगर फीस बढ़ाएगी और फीस ज्यादा लेना स्टार्ट करेंगी तो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करेंगे, क्योंकि उनको और अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर आने वाले टाइम में जो एक हमारी कंट्री में जो सिस्टम है ना, पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है एक तरीके से दांतों तले उंगली दबाता था। जब यहाँ पर बोला गया मैकाले साहब को कि इंडिया को कैसे अपने कंट्रोल में लेना है, तो कह रहा है कुछ मत करो, इनका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा दुरुस्त है कि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड हो। यानी कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में कोई काम नहीं हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कोई एक डायरेक्शन में एजुकेशन नहीं दी जाती थी कि बस ये एजुकेशन दे दी। अगर कोई बढ़ाई है उसको एक तरीके से कुम्हार का काम सिखा दिया, उसको दूसरे मतलब एक तरीके से ना एक ही इंसान को कई सारे काम सिखाए जाते थे, तो जिसमें भी वो निपुण हो वही जाके वही काम करने स्टार्ट कर दे।
या फिर अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा कर ले आकर। तो इसलिए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं थी। मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ काम हुआ करता था, पर लेकिन उसके पीछे क्या था, हमारा एजुकेशन सिस्टम। पर आज की डेट में यही एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना चरमरा गया है, और पूरा पूरा इसका श्रेय जाता है आज की डेट में। जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन चीज़ों का देखने को मिलता है, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट की बात की जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमारे देश में कई सारी क्रॉप्स के लिए जाता है, क्योंकि किसान जो है उनकी हेल्प करने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम उनकी लागत उनको मिल जाए, वरना सारे किसान जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो छोड़ते हुए नजर आएंगे और कुछ और काम करते हुए नजर आएंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चेयर की जाती है, उसने अप्रूव किया अभी कि यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए फॉर जो रो जूट है। जो जूट होता है बेसिकली, जिसको आप लोग नॉर्मली ना जूट के थैले वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं। तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की जा रही है फॉर द सीजन। तो ये अनाउंस किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, और ये चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। जो जूट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है। अगर बात करें आफ्टर कॉटन, कॉटन तो आप लोग जानते हैं जो कपास, उससे निकाल कर आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी जो थे और वो चरखा चलाया करते थे, तो कॉटन का इस्तेमाल करके कपड़े बनाना वो सब आप लोग जानते हैं। पर लेकिन एक होता है जूट, वो भी कुछ ऐसे ही पैटर्न में है जैसे गांव में अगर आप लोग आते हैं तो गांव में ना खल की बोरी आती है, या फिर अगर आप लोग बात करें जैसे कि कई बार आप लोग ऐसी कई तरीके जैसे थैले वगैरह आप लोग लेते हैं जो जूट के रहते हैं, ठीक है, चिन्नी के कट्टे वगैरह जो आते हैं। हालांकि पहले जो थे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक के आया करते थे, पर गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है कि एटलीस्ट इतने % आप लोगों को जूट का इस्तेमाल करना ही करना है, ताकि जूट के जो फार्मर हैं जो इससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो सही से चलती रहे। तो उसी को यहाँ पर अभी एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। ये एक ऐसी फसल है जिसका टेम्परेचर अगर आप लोगों को लगाना है इस फसल को तो 25 से 35 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन इसके लिए रेनफॉल यानी कि बारिश जो है वो ठीक ठाक चाहिए होती है, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर। और वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल यानी कि जो मिट्टी होनी चाहिए वो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी आप लोग बोलते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर बात करूं इंडिया, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर आप लोगों को देखने को मिलेगा जूट का, फॉलोड बाई जो बांग्लादेश और चाइना। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज की डेट में तो हम लोग जो बातें करते हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन पुराने टाइम पर जो बांग्लादेश और इंडिया, जो आज की डेट में आप लोग बांग्लादेश बोलते हैं, पूरा एरिया बंगाल हुआ करता था, और जूट के लिए ये काफ़ी फेमस एरिया आप लोगों को देखने को मिलता था। पर लेकिन कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, इसको आप लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान बोल दिया, और इस पर्टिकुलर रीजन को आप लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया। तो ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसा एरिया था जहाँ पर मैक्सिमम हमारे मिल हुआ करते थे, यानी कि जूट के मिल हुआ करते थे उस टाइम पर, और यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम जो खेती देखने को मिलती थी वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे मिल और रॉ मटेरियल जो था वो आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला करता था, ठीक है। पर लेकिन कंडीशन कई सारी बेकार भी रही यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बांग्लादेश के अंदर ही थी, पर हाँ काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर रॉ मटेरियल और मिल जो थे वो बांग्लादेश के अंदर थे। इसी के चलते आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलता है जब कपड़ा उद्योग के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश हमको कई बार टक्कर देता हुआ नजर आता है। पर लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें बढ़ी और देश जो है वो आज़ाद हुए, उस टाइम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो बांग्लादेश के साथ में हमारा चला गया। हमारे पास में जो मिल है वो इतनी थी नहीं, पर फिर भी जितनी थी हम लोगों ने उनको कुछ को अपग्रेड किया। पर लेकिन अगर बात करें रॉ मटेरियल के बारे में, रॉ मटेरियल हमारे पास में फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की डेट में जैसे आप लोग देख सकते हैं, पर लेकिन हमारा जो मिल को लेकर अपग्रेडेशन है वो इतना नहीं हुआ जितना बांग्लादेश में यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को नजर आता है। तो बांग्लादेश इसीलिए हमारी टक्कर में आप लोगों को खड़ा हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग ये चीज़ें पढ़ने बैठते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और बांग्लादेश जो है सेकंड, और चाइना जो है वो थर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ यहाँ पर रिच एलुवियल सोइल है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला रीजन है यहाँ पर ये, और ये इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किसान इस पर्टिकुलर खेती को इंजॉय कर पाते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा ये जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे देश के अंदर में। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP अगर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इन राज्य में जो भी किसान इस पर्टिकुलर खेती के साथ में कनेक्टेड हैं, सोचो उनको कितना फ़ायदा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है।
इसके अंदर में जैसे कि आप लोगों को 7 तो जैसे बाजरा, वीट, मेज, पैडी, ये बार्ले, ये वाली फसल देखने को मिलेगी। 5 आप लोगों को जैसे तोर, चना, मैसूर, उड़द, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और 7 आप लोगों को सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये सारी तेल वाली देखने को मिलेगी। कमर्शियल क्रॉप जो है 4, उसमें जूट, कॉटन, इसी के साथ में कोपरा, यहाँ पर शुगर कैन। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, हमारी साइड में गन्ना उगाया जाता है। और जो गन्ना उगाया जाता है वो गन्ना मेनली ऐसा नहीं कि हम लोग अपने लिए उगाते हैं, उसको मेनली उगाया जाता है बेचने के लिए, ताकि मिल में जाकर उसको बेचा जा सके और उससे पैसा कमाया जा सके। यानी कि एक तरीके से ये कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि इसलिए उगाई जाती है ताकि किसान जो है वो अपनी रोजी रोटी चला सके इससे। कई एरिया में आप लोगों को अलग अलग इस तरीके की खेती देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी लोग खेती करते हैं जो कि अपने लिए नहीं, जैसे गेहूं वगैरह अगर मैं बात करूं, हमारे साइड में इतना लगाते हैं ताकि अपना जो है कुछ गुजारा चलता रहे, ऐसा नहीं कि बेचने के लिए लगाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा बहुत बच गया तो उसको बेच दिया, या फिर उसका पीस वीस कर उसको आटा वाटा बनाकर उसको डांगरों को चारे के साथ में मिलाकर डाल दिया, तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कमर्शियल क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि मेनली आप लोग बेचने के लिए ही यहाँ पर उसको लगाते हो। और ये शुगर कैन आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग इस साइड में हैं, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर रो जूट लगाया जाता है, कहाँ कॉटन लगाया जाता है, कहाँ कोपरा लगाया जाता है। तो ये कमर्शियल क्रॉप का मतलब है कि ये पैसा कमाने के लिए फसल लगाई जाती है, ना कि अपना पेट भरने के लिए, ठीक है, कि हाँ हम अपने लिए लगा रहे हैं, हमको खाना है ये चीज़ें। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसी कमर्शियल क्रॉप को अगर सपोर्ट किया जाए तो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो इसलिए सरकार जो है कई बार इनके लिए कई सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आती है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैप के ऊपर लेकर चलता हूं, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एक ऐसा एरिया है जो कि पिछले बहुत लंबे समय से काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, और कई सारे रीज़न थे यहाँ पर कंट्रोवर्सी के, जिसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। पर प्रेजेंट टाइम पर अभी ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। न्यूज़ में किस लिए आ गया है यहाँ पर, ये जो सोलोमन आइलैंड है यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी है जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया गया है कि यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट के काम यहाँ पर सोलोमन आइलैंड करेगा। मतलब सोलोमन आइलैंड पे पोर्ट डेवलपमेंट का काम जो है वो चाइनीज़ कंपनी करेगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आइलैंड कंट्री है, जिसमें 6 तो बड़े बड़े आइलैंड है और 900 छोटे छोटे आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अगर इसके आसपास वाले रीजन में आप लोग ढंग से देख रहे होंगे। तो ये ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर में, जो कि अगर चाइना यहाँ पर जाकर जिस तरीके से बैठ गया है तो ये यूएसए को बड़ा खर्रा है, क्योंकि यूएसए यहाँ पर अच्छे से अपने रिलेशन बनाकर नहीं चल पा रहा था। कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे थे, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर चाइना इसको अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले चुका है। उस एरिया को चाइना अपने कंट्रोल में रहा है जहाँ पर यूएसए का दबदबा नहीं है, ताकि वहाँ पर अपना दबदबा बना सके। इसकी जो कैपिटल है आप लोगों को वो होनीरा देखने को मिलेगी, ठीक है, होनियारा, ठीक है। होनियारा जो है एक लार्जेस्ट आइलैंड भी है इसका, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर एक फॉरेस्ट वाला एरिया यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, जहाँ पर काफ़ी हैविली माउंटेन और फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मोर देन 90% ऑफ जो आइलैंडर हैं वो एथेनिक है, यहाँ पर मेलिनेशियन, यानी कि एक तरीके से जो कम्युनिटी है वो मेलिनेशियन कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये 1978 तक यहाँ पर अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करते थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में जो लैंग्वेज है, लगभग 63 इंडियन लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर बोली जाती। 63 यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है, और इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और बाकी जो यहाँ पर पिंजिन, ये इनकी एक कॉमन लैंग्वेज है, जो कि लोकल लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, और क्या मुद्दा है उसके तरीके से भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कुछ बेसिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अब तक इस पर्टिकुलर आइलैंड पर घटित हुई है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और अच्छे से आप लोग इस आर्टिकल को कनेक्ट कर पाओगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोग समझ पाओगे। ये न्यूज थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गई है, जिसके चलते इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बेसिकली ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर भी कवर की गई, और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसको अच्छे से कवर किया गया। तो ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 के काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल न्यूज है बेसिकली, जिसको आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। मुद्दा क्या पूरा समझाता हूं। पैसिफिक आइलैंड के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली जो पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और नाम है सोलोमन आइलैंड। हुआ क्या अभी यहाँ पर चाइना के द्वारा यहाँ पर अभी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर तो आप लोगों को नहीं दिखेगी, दिख रहा है कहीं पे, ढूंढो चलो मोमबत्ती लेकर चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा जैसे ऊपर जाओगे आप लोगों को यहाँ पर सोलोमन आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है इसमें अभी यूएसए ने बोला था कि वो अपना बेस बनाएगा और यानी कि सॉरी एम्बेसी खोलेगा। तो जैसे यूएसए ने बोला एम्बेसी खोलेगा तो तुरंत चाइना ने जाकर वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस दिखा दिया, यानी कि वहां पर जाकर एग्रीमेंट साइन कर लिए मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक नेशन है जिसको आप लोग बेसिकली एक नेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं मेलानेशिया, यानी कि मेलानेशिया के अंदर जो मेलानेशियन एरिया है वहां पर आप लोग को ये एक देश देखने को मिलेगा, छोटा सा आइलैंड यानी कि एक तरीके से टापू पर बसा हुआ देश है। इसके ईस्ट में पपुआ न्यू गिनी, इसी के साथ में आप लोगों को कंप्राइज करते हुए यहाँ पर और भी दूसरे लगभग 990 के करीब आइलैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो लोकेशन है मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी, ये आप लोग देखते हैं सोलोमन आइलैंड। अभी यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक पर्टिकुलर नाम मैंने बताया यहाँ पर मेलानेशिया। मेलानेशिया जो है बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऊपर हो गया माइक्रोनेशिया, नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक साइड में आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं पोलिनेशिया। तो ये बेसिकली आइलैंड को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग एरिया में इनको, जैसे कि एक तरीके के एक का नाम धर दिया यहाँ पर क्या, इसका नाम धर दिया माइक्रोनेशिया, इसका नाम धर दिया मेलानेशिया, इसका नाम धर दिया पोलिनेशिया और नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये सारा जो भी एरिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे ओशियाना, ठीक है। तो ओशियाना ग्रुप का पार्ट है बेसिकली ये सारा जो भी यहाँ पर एरिया होगा, पर लेकिन अलग से इनको भी डिवाइड किया गया है और ये तीनों के तीनों पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो मेलानेशिया जो है यहाँ पर ये एक्सटेंड करता है बेसिकली न्यू गिनिया से, जो यहाँ पर अगर बात करेंगे। इसी के साथ में वेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर टोगा देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर बेसिकली जो अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे दूसरी साइड में इसके ईस्ट में तो यहाँ पर आप लोगों को अराफुरा सी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मेलानेशिया, क्योंकि मेलानेशिया पर यहाँ पर क्या इसका नाम है बेसिकली सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड की लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। कैपिटल है इसका होनियारा और जो होनियारा कैपिटल है एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली ग्वाडल कैनाल, ठीक है। तो ग्वाडल कैनाल जो आइलैंड है उस पर इसकी कैपिटल है और ज्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पर। आप लोगों के एरिया, आप लोगों के शहर में जितने लोग रहते हैं लगभग इतने से इससे कम ही लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है मेलानेशियन जो है एटलीस्ट यहाँ पर 30,000 सालों से रह रहे हैं, जो भी यहाँ पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये कैसा आइलैंड है, ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया रिंग ऑफ फायर के बारे में, याद है ना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप लोगों को नॉर्मली पैसिफिक ओशन के आसपास आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से वो एरिया जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को एक तरीके से नहीं कि जो बेसिकली ज्वालामुखी फटते हुए नजर आते हैं, वोल्केनो फटते हुए नजर आते हैं, तो उस एरिया के बारे में बोला जाता है। तो ये उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इन चीजों का शिकार होता रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी अभी आप लोगों को रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में भी देखने को मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो ये एक वोल्केनिक है यहाँ पर और उसी के साथ में ये शब्द जो आप लोगों को लिखा गया है कोरल एल्टोज इन मेलानेशिया। तो ये कोरल एल्टोज भी है यहाँ पर ये। तो मेलानेशिया जो एक तरीके से यहाँ पर ये सब रीजन है बेसिकली ओशियाना ग्रुप के अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। अब जो शब्द मैंने यूज किया यहाँ पर कोरल एल्टोज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कोरल, तो कोरल रीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कोरल रीफ जो होते हैं एक तरीके से एक समुद्री, आप लोग उसको जीव बोल सकते हैं, समुद्री जो पौधा बोल सकते हैं, बेसिकली समुद्र के अंदर पाया जाता है। उसको बेसिकली आसपास वाले रीजन में अगर आप लोग देखोगे ये क्या होगा यहाँ पर, ये एक तरीका इस शेप में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कोरल एल्टोज, एक रिंग शेप में जो कोरल रीफ है इसके आसपास में आकर यहाँ पर होगे तो ये एक तरीका ऐसा कुछ बना लेगा और ये एक लैगून टाइप में होता है। लैगून मतलब मान लीजिए यहाँ पर चारों तरफ क्या है, यहाँ पर जमीन है और बीच में पानी भर गया और इसका एक साइड से कनेक्शन हो गया समुद्र के साथ में, तो इसको लैगून बोलते हैं। इसे भी आप लोग देखते हैं, ये प्रॉपर लैगून की पिक्चर होगी आप लोग के सामने कि एक साइड में कनेक्ट हो गया, यहाँ पर बेसिकली बाहर नदी है समुद्र के साथ में और यहाँ पर अलग से पानी कर लिया। तो इसके आसपास में जो यहाँ पर अगर यहाँ पर आसपास में इसके अगर आप लोग यहाँ पर कोरल रीफ अगर देखने को मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीका कोरल एल्टोज हो गया, ठीक है। इसकी शेप के नाम पर इसका नाम दिया जाता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो कोरल एल्टोज बोलते हैं। तो ये एक तरीका जो आइलैंड है यहाँ पर इसको कोरल एल्टोज भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये शब्द जो यूज किया गया तो इसका काफी इंपोर्टेंस यानी काफी महत्व है ज्योग्राफी के अंदर में। तो हवा में शब्द नहीं लिखा गया यहाँ, तो इसलिए बोल रहा हूं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अभी सोलोमन आइलैंड के साथ में यहाँ पर साइन किया गया चाइना के द्वारा एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि कल को चलकर अगर कोई दिक्कत होती है यहाँ पर, अगर कोई सोशल ऑर्डर खराब होता है यहाँ पर, जैसे कि पहले भी यहाँ पर हो रहा था, तो यहाँ पर चाइना जो है वो अपनी पुलिस सेंड कर सकती है, मिलिट्री पर्सनल सेंड कर सकती है, आर्म फोर्स सेंड कर सकती है। यहाँ पर हालांकि कोई क्लियर नहीं बताया गया कौन पुलिस पर्सनल होंगे, कौन आर्म फोर्स होगा, पर हाँ ये बोल दिया कि सेंड कर सकते हैं। तो कल को चलकर कोई दिक्कत होगी तो चाइना यहाँ पर जरा सी देर में अपने शिप के थ्रू यहाँ पर चीजों को पहुंचा सकती है जरा सी देर में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही है। तो जिसके चलते यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो परेशान हो गया। ऑस्ट्रेलिया बोला है कि मेरे पड़ोस में आके कल को चाइना बैठ गया तो मुझे दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए जो है वो सारे कंसर्न में आ गए कि चाइना ये बदतमीजी क्यों काट रहा है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी आप लोगों को बनता हुआ नजर आता है।
और जो भी एग्रीमेंट है उसमें वेग शब्द यूज किया गया है, यानी कि एग्जैक्टली किस टाइप की मिलिट्री पैरामिलिट्री है क्या यूज किया जाएगा उसके बारे में बताया नहीं गया। और ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अनाड़ीपन में ये शब्द यूज किए गए ताकि कल को अगर इनको कुछ भी यूज करना पड़ जाए यहाँ पर हथियार तो ये बोल सके हाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और आप लोगों को पता है छोटा सा आइलैंड है, बोली क्या लेगा अगर कल को चाइना अगर कुछ बदतमीजी काटेगा, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सोलोमन आइलैंड में लगभग आप लोगों को 7 लाख के करीब लोग देखने को मिलेंगे। ये 2019 में यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक यहाँ पर कनेक्शन, बेसिकली 2019 में क्या होता, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी किसके साथ में, बेसिकली चाइना के साथ में कनेक्शन करना, तो ताइवान के साथ में एग्रीमेंट में कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती, उस ताइवान के साथ में जो दिक्कतें देखने को मिलती डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से, ठीक है, तो यहाँ से दिक्कतें निकल कर आई थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने एक तरीके से प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझते हैं। और यूएसए के द्वारा भी यहाँ पर एम्बेसी के बारे में बात की गई, तो ये इसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आ गए। तो दोनों बहुत ही बड़े रीजन हो गए सोलोमन आइलैंड की बेसिकली जो दिक्कतें हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो बार बार इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आता जा रहा है, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड में कोई भी इसको लेकर कंफ्यूजन हो। एक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली जो कंट्री है सोलोमन आइलैंड यहाँ पर, ये इसमें जैसे कि बुका हो गया और इसी के साथ में यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर बोगेनविल, ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, ये है बेसिकली पपुआ न्यू गिनी के आइलैंड। बाकी और आसपास वाले जिसके आइलैंड है वो आप लोगों को नजर आ जाएंगे। और ये आज की डेट में भी एक ब्रिटिश मोनार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा और कॉमनवेल्थ का बेसिकली एक पार्ट है। मतलब क्या हो गया इसका, जैसे हमारे देश के ऊपर आप लोगों को पता है लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, तो 200 साल तक जो रूल किया गया उसके बाद में जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि अपना देश आप लोग अपने आप चलाओ, पर लेकिन हमारे अपने देश में जो काम करोगे हमारी महारानी के नाम पर काम कर देना, ठीक है। इंडिया ने बोला यार तुम्हारी महारानी के नाम पर क्यों काम करेंगे, अपना खुद का संविधान बनाएंगे, हमारा खुद का प्रेसिडेंट होगा, अपने प्रेसिडेंट के नाम पे काम करेंगे। तो फिर इंडिया ने जो है पूरा पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पर हाँ कॉमनवेल्थ का पार्ट बने रहेंगे। कहने के लिए एक तसल्ली आप लोग कर सकते हैं कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है, पर जिले हिलाई नहीं करेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये बात बोल देगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आज भी जिले हिलाई करते हैं, उनकी रानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई साहब 200 साल तक हम लोग झेल लिए हैं और नहीं झेलेंगे तुमको, तो वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो काफी प्यारा डिसीजन लिया गया हमारे नेताओं के द्वारा उस टाइम पर। तो ये बातें यहाँ पर गवर्नर जनरल होते हैं जो कि यहाँ पर यूनिकैमरल जो इनकी नेशनल पार्लियामेंट है उसकी एडवाइस पर उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक कहानी मैंने आप लोगों को सोलोमन आइलैंड की बता दी, दिक्कत क्या चल रहा है वो भी बता दिया। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि ये कैसा बेसिकली कोरल रीफ है, तो यहाँ पर बेसिकली कोरल एल्टोज की कैटेगरी में आता है। लेगून क्या होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। 3 नाम जान लिए यहाँ पर, मेलेनेशिया, इसी के साथ में बेसिक माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी, कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इशू क्या क्या चल रहे हैं सारी बातें जान ली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना यार, उसको भी दूर किया जाएगा। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तसल्ली करने में आप लोगों की। तो इसके बाद में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आप लोग बोले कि नहीं पढ़ाया तो फिर देखिए गलत बात है, ठीक है। तो फिर मत बोलना कि कहां से आ गया क्वेश्चन, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो इसकी आसपास का मैंने कवर करा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में आर्टिकल कवर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के द्वारा जो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं सागर मंथन। सागर मंथन डैशबोर्ड, ये एक तरीका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करना ताकि ढंग से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और सही टाइम पर सही सर्विस जो है वो डिलीवर की जा सके। तो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइएगा। मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर सागर मंथन डैशबोर्ड जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये डेटा को देखेगा कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं रियल टाइम में क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखेगा। इंप्रूव करेगा कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग रहेगी, इनके जो डेटा सामने निकल कर आएगा उसी के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे नहीं आप लोग टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट लगाने के बाद में ये पता चलता है अच्छा ये टेस्ट है, इसमें इतने नंबर है, यहाँ पर ये गड़बड़ है और यहाँ पर ये सही है। उसके बाद में इंसान जो है वो अपना एनालिसिस कर पाता है, ठीक है। इंक्रीज करेगा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जब डेटा सामने होगा तो आप लोगों को पता रहेगा कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर कम फोकस करना है। तो इसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, इससे यहाँ पर चीज़ें अच्छी चल पाती है। तो बहुत ही एक प्यारा इनिशिएटिव है इस सरकार का जो कि बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा और हमारी इमेज जो इंटरनेशनल लेवल पर है इस पर्टिकुलर एरिया में वो भी अच्छी करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। उससे क्या होता है, उससे होता है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। वरना पड़ोस में पाकिस्तान है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचता है। तो ये इमेज के बारे में बात होती है कि जब आपकी इमेज अच्छी होती है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आता है, ठीक है।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्रो बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, इसके द्वारा लेह मनाली हाईवे जो है वो 130 डेज ए के बाद में ओपन कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो जो शहर जो एक तरीके से घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले लोग हैं, तो वो अपना यहाँ पर अपनी गड्डियाँ उठाकर निकल सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा यहाँ पर अभी बात की जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर। देखो, अभी हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग पेट्रोल डीजल के अगर कोई आप लोग वाहन खरीदते हो, वो महंगे होते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लोग खरीदते हो तो उस पर गवर्नमेंट काफ़ी सारा डिस्काउंट दे रही है। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा डिस्काउंट आप लोगों को होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस एरिया में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर सरकार का जो है वो पूरा फोकस है। तो इसी के चलते फेम स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। पहले फेम स्कीम लॉन्च की गई, फिर फेम स्कीम का जो है वो पार्ट 2 आया, यानी कि एक तरीके से इसको और आगे लेकर चला गया। क्योंकि ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत सीधी सीधी ये थी कि कैसे इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, और इसके चलते ज़रूरत ये भी थी कि अगर इसको हम लोग ढंग से लेकर नहीं चलेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो फेम स्कीम जो इसका बेसिक पर्पज़ था यही था कि कैसे हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये व्हीकल पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी अगर आप लोग इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो बोलते हैं फास्ट एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है। 2015 में जब स्कीम लॉन्च की गई थी यहाँ पर, तो पूरा फोकस यही था कि कैसे इसको लेकर चलना है। 2015 से लेकर 2019 तक आई थिंक इसका फर्स्ट फेज रहा, फिर सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया इसका, और सेकंड फेज में यहाँ पर इंसेंटिव जो दिए जा रहे हैं उनको भी अब 2 साल और एक्सटेंड कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई बार आराम से बन जाते हैं एग्जाम में, फिर लगता है ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था, ठीक है। जबकि पुरानी स्कीम है ये, अभी नई नई भी नहीं है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है यहाँ पर, एक नई जो कैटफिश है यहाँ पर, इसकी पिक्चर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि देखने में कैसी लगती है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ गई है। जब भी मैं कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा इनको पता भी नहीं होगा कि इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ZSI बोलते हैं, इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ डिस्कवर की गई। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज है, एक नई स्पीसीज है मछलियों की, जो कि डिफरेंट है, जो एज़ कम्पेयर टू अगर दूसरी आप लोग मछलियों की जो प्रजातियाँ देखोगे तो उससे आप लोग को ये डिफरेंट देखने को मिलेगी। ये जो कनेक्टेड है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्सोस्टोमा। तो एक्सोस्टोमा जो बेसिकली जेनेसिस है, जो प्रजाति आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं जहाँ से ये निकल कर आती है, यानी एक तरीके से उसकी स्टिक खंगाली जाती है, क्या क्या है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। इसका जो नाम रखा गया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट हो जाएं, अब जब कोई नई चीज़ें मिली है तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला डायरेक्टर थी, ठीक है, उनके नाम से इसका नाम निकाला गया है। उनका नाम था धृति बनर्जी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर इसका नाम जो है आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। ये जो लास्ट वाला शब्द है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर बेसिकली एक्सोस्टोमा जो द्वितीय जो यहाँ पर ये शब्द यूज़ किया गया है, तो ये इन्हीं से निकाला गया है। जो धृति बनर्जी थी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फाउंड की गई थी। वैसे अगर बात करें, अगर जो ट्रिब्यूटरी है सियांग रिवर की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट का वैसे क्वेश्चन हो गए तो आप लोगों से और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम में, आप लोगों से और भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यानी एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, ट्राइबल कम्युनिटी वाला एरिया हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट होते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एक ऐसा रीजन है जो कि भूटान से टच करता है बॉर्डर, ऊपर तिब्बत से टच करता है, और इधर आप लोग आओगे तो म्यांमार से टच करता है। यानी कि 3 साइड में ये बॉर्डर जो है ये यहाँ पर टच करता है इंटरनेशनल लेवल पर। हमारे देश के 2 राज्य टच करता है, यानी कि अपने ही देश के अंदर में 2 राज्य को टच करता है, एक है आसाम और दूसरा है नागालैंड। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में याद रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो कैटफिश है रिप्रेजेंट करती है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फ्रेश वाटर जो फिश होती है। यानी कि नॉर्मली ये ऐसी फिश जो हैं वो रेयरली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसे जो कि खारे पानी में है, ठीक है। तो फ्यू जो है बहुत ही कम ऐसी हैं जो खारे पानी में पाई जाती हैं। तो फ्रेश वाटर में ये बेसिकली पाई जाती है, और फ्रेश वाटर जैसे नदियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, और खारा पानी से समुद्र में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कन्फ्यूजन में डालने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि घड़ियाल मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, घड़ियाल कहाँ पाया जाता है नॉर्मली फ्रेश वाटर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो जहाँ पर ये पाए जाएंगे इसका मतलब पानी जो है वो पीने योग्य है, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों अगर इस स्पोर्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं भाई साहब दुनिया में। मतलब दुनिया जो है फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल कर कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले तो पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग जो महिलाओं यानी कि लड़कियों के लिए स्टार्ट किया गया, तो मुंबई इंडियंस ने उसको जीत लिया है। और वुमेन जो है यहाँ पर उसके द्वारा जो एक तरीके से खिताब जो जीता गया है महिला टीम के द्वारा, ये यहाँ पर हराया किसको गया है, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं इनके द्वारा हराया गया है। किसको हराया गया है? हराया गया है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को। तो यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हो सकता है अब की बार क्वेश्चन जो है आप लोगों उसमें से न बने जो मैन वाली प्रीमियर लीग है, पर वुमेन वाली प्रीमियर लीग में से जरूर आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कन्फ्यूजन इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी के साथ में इंडियन वुमेन ने झंडे गाड़ दिए, मतलब गोल्ड की बौछार लगा दी, इतना मतलब कहते हैं वही मुक्केबाजी में, यानी कि सामने वाले को तोड़ दिया रख के। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस रही, चारों की चारों जो हमारे देश की खिलाड़ी, तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। अब तक मैरी कॉम जी का नाम याद था, अभी और नाम भी यहाँ पर ऐड कर लेना, और पर्सनली न्यूज़ में पूछूंगा मैं इनसे आपको, ताकि आप लोग जो है इनके नाम याद रख पाएँ। ठीक है, टाइम टू टाइम, जैसे एक आज पूछा है ऐसे ही आप लोगों से पूछूंगा। इंडियन मेंस डबल बैडमिंटन अगर पेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बात पता है मुझे क्या लग रही है, कहीं पर भी छोटी मोटी चीज़ से नहीं, वैसा गोल्ड बिल्कुल जीत के लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो डबल बैडमिंटन में अगर बात करें तो यहाँ पर सात्विक साईराज रेड्डी और इसी के साथ में चिराग शेट्टी, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन डबल टाइटल जो कि बेसल्स स्विट्जरलैंड के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, वहाँ पर इनके द्वारा ये खिताब जीता गया। तो शानदार है, क्वेश्चन डायरेक्ट बने तो कन्फ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। आप लोगों के सामने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है? 20, 21, 23 मार्च, कौन सा है? सही आंसर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी श्रीलंका को IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, तो 1, 2, 3, 4 कितने बिलियन दिया गया यहाँ पर, जिसमें इंडिया ने भी हामी भरी थी। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20, 21, 22, 23 मार्च। ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, खासकर अगर बात करें, ये स्टेट स्पेसिफिक है पर लेकिन मैच करने के लिए आ जाते हैं कई सारे स्टेट के क्वेश्चन देकर। तो बात की जा रही है मुख्यमंत्री वृक्ष जो संपदा योजना है उसके बारे में, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। जो सही आंसर देगा देखो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाए रखने का काम करती है, तो इसलिए पार्टिसिपेट जरूर किया करो। ओके, यहां पर बात की जा रही है रेणुका लेक के बारे में। जिस किसी का नाम रेणुका होगा, कई सारी से लड़कियों का नाम रेणु रहता है फिर रेणुका, तो एटलीस्ट वो तो नहीं भूलेंगी कभी कि अच्छा कहाँ पर है ये लोकेशन। कई बार ना ऐसी चीज़ें ट्रिक हो जाती हैं, नाम जो होता है उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो रेणुका लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया के अंदर में, यानी कि सबसे छोटा एक आप लोग एक नदी आप लोग बोल सकते हो यहाँ, और लेक आप लोग बोल सकते हैं झील यानी कि, और इसी के साथ में लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट तो इंडिया के अंदर में है, पर हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप लोग इसको काउंट करोगे तो वहां पर आप लोग को ये लार्जेस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये निकल कर आती है, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे कनेक्टेड है किसके साथ में? गिरी रिवर के साथ में। कई बार आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, तो गिरी रिवर का नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। काफ़ी रिच है, खासकर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, और रिलीजियस भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जैसे गंगा रिवर की अगर आप लोग बात करेंगे तो कई तरीके से हमारे देश में पूजी जाती है। गंगा के साथ में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कांवर यात्रा, कुंभ का मेला, तो कई सारी ऐसी चीज़ें कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आती हैं। तो इससे आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, कि इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी कि क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या बेनिफिट है, सोर्स कहाँ से निकल कर आ रहा है, क्या क्या पूरा डिटेल में तसल्ली में आप लोग इसको बैठकर देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हाथ यहाँ से लग जाएगी। ठीक है, और हिंदी भाषी लोग भी टेंशन मत लेना, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये और कई सारी, जैसे यहाँ पर रेणुका वेटलैंड मैंने बोला, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आप लोग देखते हैं। तो बहुत सारे वेटलैंड है दुनिया में, तो एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? 21 मार्च को। याद रखिएगा, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि फॉरेस्ट जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है।
यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, या फिर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में आता है? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है IMF और श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर है 3 यानी कि 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 22 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना, इसके बारे में याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ है इससे रिलेटेड, अगर कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है तो ठीक है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। सीसेट का जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसका आंसर देखोगे तो आप लोगों को बी नजर आएगा। इसको सोल्व करोगे, एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा यहाँ पर जो कि देख सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आप लोगों के सामने यहाँ पर कौन बनेगा इंग्लिश पति। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों के सामने कुछ शब्द होते हैं जिनसे आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज भी रहता है। कई सारे बच्चे करते हैं और कई सारे जो है इग्नोर कर देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट सबको करना है, ठीक है। पहला जो यहाँ पर शब्द है आप लोगों के लिए, और हाँ ये हर पेपर में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इवन यूपीएससी में जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है अनअपोलोजिस्टिक, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इसको कहते हैं स्वीकार नहीं करना। एक तरीके से ना कई बार कहते हैं मेरे से गलती हो गई तो सॉरी बोल देते हैं, ये है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो वो वाली जो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अल्लू अर्जुन वाली बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो शब्द याद रखना अनअपोलोजेटिक, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्नॉबिंग, यानी कि तुच्छ समझना, यानी कि कितना तुच्छ इंसान है, कई बार इस तरीके से बोल देते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाले की चीज़ों को रिजेक्ट कर देना, एक तरीके से ना सामने वाले को रिस्पेक्ट न देना। ये भी एक शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार कई सारे लोग जो होते हैं गाड़ियाँ बैठे होते हैं तो रिक्शा वाले को ऐसे समझते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। साइकिल वाले को इज्जत ही नहीं देते हैं। हर एक इंसान की कंप्लीट इज्जत है, कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत जो है वो कभी भी पैसे से नहीं आंकनी चाहिए। हमेशा मुझे लगता है कि इज्जत इंसान की उसकी नॉलेज से आंकनी चाहिए, कि वो इंसान जो है कितना चीज़ों को समझने वाला है, उसकी नॉलेज कैसी है और वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, उससे उस इंसान की इज्जत नापनी चाहिए, ना कि उसके पैसों से इज्जत नापी जाए। क्योंकि पैसे तो आज हैं, कल नहीं नहीं होंगे। उन्हें कहते हैं कि जरा सी देर में ऊपर वाला राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो वो कभी भी एक पॉइंट नहीं है काउंट करने वाला, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोगों की क्या इसके बारे में राय है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, राय बताइए जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर है, यह है पैंग, इसको बोलते हैं पीड़ा, यानी कि एक तरीके से वेदना भी आप लोग बोल सकते हैं। हिंदी शब्द अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, शार्प पेन या फिर पेनफुल इमोशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जो कि लगे कि यार ये क्या हो गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो दुखी करने वाली भावना है। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द ये हैं, ये कई बार कोई बोल के चला जाता है तो हमारी समझ में नहीं आता है, तो अगर बोलेगा तो आप लोग पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने क्विंटेसेंशियल। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आप लोग इसको जो बोल सकते हैं, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होती है कि सर्वोच्च क्वालिटी का ये सामान है, इससे बढ़िया कोई भी सामान आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हैं क्वालिटी या क्लास का। कई बार बोलते हैं ना ब्रांडेड है भाई साहब, ये फोन ब्रांडेड है, ये इंसान ब्रांडेड है भाई साहब, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, पर लेकिन इन रियलिटी जो ब्रांड होता है वो इंसान के कैरेक्टर से बनता है, ना कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से, ठीक है। गधे को पहना दो एप्पल की वॉच और उसके हाथ में दे दो एप्पल का आईफोन और उसको पहना दो बिल्कुल कि नाइकी के कपड़े पहने घूम रहा है, एडिडास के जूते पहने घूम रहा है, तो वो थोड़े ना ब्रांडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान का ब्रांड अंदर से निकल कर आता है, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एक अच्छा शब्द है, कई बार इस्तेमाल होता है। कई बार यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है अवाइल, यानी कि अवाइल का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए, फॉर ए मोमेंट, ठीक है। तो एक अच्छा शब्द है यहाँ पर कि वेट अवाइल। एक तरीके से कई बार आप लोगों ने कुछ समय के लिए इंतजार किया, उसके लिए भी आप लोग कई बार देखते हैं। तो काफ़ी एक प्यारा शब्द है और ये फ्रिक्वेंटली यूज होता हुआ भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो अच्छे से अगर शब्द को पकड़ लोगे, सेंटेंस फ्रेम करोगे और देखा करो जिसने सेंटेंस फ्रेम नहीं किए गए, इतने सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उनके सेंटेंस देखकर आप लोग खुद भी सेंटेंस अपने फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। कोई डाउट होगा तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा। अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ओके। और बाकी फिर से एक बात कि टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जो कि आप लोग की मंथली पीडीएफ है। आप लोग उनको जाकर चेक करिएगा, सारी प्रोवाइड करा दी है जनवरी 2022 से लेके बेसिकली फरवरी 2023 तक का। आगे जो भी आती रहेंगी वो भी आप लोगों को टाइम पर मिलती रहेंगी, तो उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे प्रोवाइड तो कल करानी थी, पर लेकिन आप लोगों को पता है कल जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ऐप के अंदर में, जो मैंने आप लोगों को बताया था।
जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली थी। और यही मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने बोला था कि 31 मार्च तक जो है मैं एडमिशन बंद कर दूंगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी के लिए चीज़ें रखी गई थी उतनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से यार ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो मैंने आप लोगों को यही रीज़न बताया था जिसकी वजह से फेल हो गया, कल कोई भी अपनी क्लास नहीं देख पाया कई घंटों तक, तो फिर उसको जैसे तैसे कर उसको रिस्टोर किया गया चीज़ों को। तो ये रीज़न था, मैंने पहले आप लोगों से बोला था ना कि मैं इसमें एडमिशन बंद करने जा रहा हूँ, तो ये था बेसिक रीज़न। ठीक है, बाकी क्लास आज अच्छे से चलेंगे, कल कई सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर ली गई थी। थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, परेशान मत हुआ करो, आगे पीछे थोड़ा टाइम कर लिया करो। ठीक है, बाकी पीडीएफ सारी आप लोगों को मिल जा रही है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। तो दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो भी सूटेबल लगे आप लोगों के हिसाब से उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लेक्चर लगता है अच्छा है बुरा ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, फीडबैक दे दिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।